चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। संभल में फिर हलचल है। संभल में जो हिंसा हुई थी मस्जिद के सर्वे के दौरान, उसकी जांच पड़ताल में अब शिकंजे में आते दिख रहे हैं संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। एसआईटी बनी थी इस जांच के लिए। मस्जिद के सदर जफर अली गिरफ्तार कर लिए गए और 70-80 लोग गिरफ्तार हुए। कईयों की तलाश जारी है। लेकिन जफर अली ने जो खुलासे किए वहां पूछताछ में, उन खुलासों ने लपेटे में ले लिया जियाउर रहमान बर्क को। आज जियाउर रहमान बर्क नखासा थाने में गए थे संभल के अपने वकीलों के साथ। 3-3.5 घंटे उनसे वहां पूछताछ हुई और वर्क ये कह के बाहर निकले कि मैं जांच में पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि वर्क फंसते जा रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आने वाले कुछ दिनों में जियाउर रहमान बर्क की भी वही गति हो जाए जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली की थी। यानी जफर अली भी अंदर और बर्क भी अंदर। क्योंकि दंगे के पीछे का जो दिमाग है वो लग रहा है बर्क साहब के ओर इशारा किया जा रहा है कि बर्क का ही है। और ये इशारा कोई और नहीं कर रहा, ये इशारा जफर अली खुद कर रहे हैं जो मस्जिद के अध्यक्ष हैं कमेटी के। एक विषय तो ये, और दूसरा विषय ये कि जिस शाही जामा मस्जिद के नाम पर इतना बड़ा हंगामा देश भर में हो गया सर्वे के बाद, उस तथाकथित विवादित शाही जामा मस्जिद का नाम एएसआई ने बदलने का फैसला कर लिया। नया बोर्ड बन के आ गया है, नीले रंग का, आप टीवी पर देख रहे हैं। हरे रंग वाला बोर्ड हट जाएगा जो मस्जिद कमेटी ने लगाया है, जिसमें शाही जामा मस्जिद संभल लिख दिया। अब इस मस्जिद का नाम होगा जुमा मस्जिद, जामा मस्जिद नहीं होगा। क्योंकि एएसआई ने कहा है कि हमारे कागज पत्तर में इस जगह का नाम जुमा मस्जिद ही दर्ज है, ये जामा मस्जिद को किसने कर दिया। तो अब मस्जिद का नाम भी बदला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा संभल में बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। संभल तो परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। पिछले 6-7 महीनों के 8 महीनों के भीतर संभल में इतना कुछ बदला है, इतना कुछ उद्घाटित हुआ है कि उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और संभल में अभी भी उद्घाटन रुके नहीं हैं। रहस्यों के, तथ्यों के, तीर्थों के, कूपों के, सबके उद्घाटन हो रहे हैं। 1000 वर्ष पुराने
ग्रंथों में जो उल्लेख हैं तीर्थों के इस परिक्षेत्र में, उनको खोजा जा रहा है। कुछ खोज लिए गए हैं, कुछ की खोज जारी है। इसीलिए मैंने कहा संभल में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, उद्घाटित हो रहा है और धुंध छट रही है, कोहरा हट रहा है, प्रकाश फैल रहा है। 4 और 5 दशकों से जो देवालय बंद थे उनमें आरती हो रही है, घंटी बज रही है, राग भोग सेवा हो रहा है, सेवा हो रही है विग्रह की। ये बदलाव है संभल में। संभल में आनंद से होली हो गई, संभल में अत्यंत आनंद के साथ महाशिवरात्रि हो गई, महादेव का जलाभिषेक हो गया। आज से पहले कोई सोच नहीं सकता था कि संभल में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं क्या। इसीलिए मैं कहता हूं संभल देवोत्थान का नाभि केंद्र है, केंद्र बिंदु है। अब जियाउर रहमान बर्क अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक तो मसला ये, और दूसरा जामा मस्जिद की जगह अब जुमा मस्जिद होने से क्या बदलेगा, दूसरा मसला ये। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस सारे समीकरण पर, सारे परिदृश्य पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, सुनिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बर्क पर शिकंजा कस गया। पहले रिपोर्ट देखिए। मस्जिद बना मंदिर के सर्वे के महासंग्राम में हिंसा, बवाल, सियासत और संग्राम का सबब रहा संभल अब एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए तलब किया। ये मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था जिस प्रकार से मेरे जो केस लिखा गया था, और मैं पहले से कह रहा हूँ वो केस मेरे पर गलत लिखा गया था और मैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया था। उन्होंने वो स्टे भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और सांसद भी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूँ कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है और तो वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर 2024 की रात को जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद का सर्वे न करने देने को लेकर भड़काऊ बात कही थी। सवाल उठ रहा है, क्या जफर की तरह जिया भी जाएंगे जेल? तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल? वो उसका जांच सर आपको दोबारा कब बुलाया? वो उसकी जांच की प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं बोल रहा। वहीं संभल में एक और घटनाक्रम ने घनघोर घमासान मचा दिया है और इसकी वजह बना है एएसआई का नया बोर्ड। शाही जामा मस्जिद से जानी जाने वाली मस्जिद का नाम बदला गया है। शाही जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा गया है। कहा जा रहा है कि एएसआई के रिकॉर्ड में ये पहले से जुमा मस्जिद है। अब मस्जिद के नए नाम पर संग्राम मचता दिखाई दे रहा है।
संभल की शाही जामा मस्जिद को अब लोग जुमा मस्जिद के नाम से जानेंगे और यही उसका पुराना नाम था। अब ये सवाल फिर से सामने आ रहा है क्योंकि हमारे सामने एक बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और संरक्षित स्मारक जिसको बताया गया है वो जुमा मस्जिद बताया गया है। संभल इसमें पता भी लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इंग्लिश और हिंदी में इसे लिखा गया है और ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है इसे तैयार किया गया है उसी शाही जामा मस्जिद के सामने लगाने के लिए। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पुराने समय में लोग इसे जुमा मस्जिद के नाम से ही जानते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने इसका नाम परिवर्तित करके शाही जामा मस्जिद कर दिया। लेकिन आज भी ASI के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद ही है और अब जब ये चर्चाओं के केंद्र में आया मस्जिद, 24 नवंबर को यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद से तब ये सवाल उठने लगे थे और अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जल्दी ही ये बोर्ड जिस पर जुमा मस्जिद इसका नाम बताया जा रहा है, ये बोर्ड मस्जिद के सामने लगाया जाएगा। बहरहाल संभल के दंगल में नया एंगल आ गया है। करीब 4 घंटे की पूछताछ और जफर अली के कबूलनामे से जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल यही है कि क्या अब जियाउर रहमान पर कसा जाएगा शिकंजा? वहीं मस्जिद के नाम बदलने पर भी सवाल यह है कि इसके मायने क्या है? हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर SK दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, आपसे बात शुरू करूंगा। अव्वल तो ये छेड़छाड़ किसने की? हर चीज के आगे शाही लगा के उसको वो शाही टुकड़ा बनाने की कोशिश होती है क्या? शाही जामा मस्जिद और जुमा से जामा क्यों हुआ? अब ये नया बोर्ड आ गया कि भाई ओरिजिनल ये था, तो पहला सवाल तो ये उठता है इसमें ये नाम में छेड़छाड़ किसने की और किस मंशा से इसको जुमा मस्जिद के स्थान पर शाही जामा मस्जिद कर दिया गया, ताकि एक क्या उसके पीछे मेंटेलिटी ये थी कि एक इंप्रेशन रहे कि ये डायरेक्ट तैमूर और मुगलिया वंश का मामला है शाही। क्योंकि जब आप शाही लिख देते हैं तो वो तो तार वहीं से जुड़ता है। नावेद जी को जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पुरातत्व विभाग के अधीन कोई भी बिल्डिंग आती है तो जो उसके दस्तावेजों में नाम होगा वही सही नाम होगा और इसके अलावा अगर कोई नाम अंकित किया गया कभी तो वो गलत था। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों में जो नाम है वो शाही नहीं है और वो जुमा मस्जिद सिर्फ नाम है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सारी खबरें आती रहेंगी, इस तरह की चर्चाएं लगातार होती रहेंगी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से 30-35 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या का मुद्दा एक बहुत ही सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक मुद्दा रहा, आने वाला संकेत ये दे रहा है। इस तरह की बार बार जो खबरें उभर के आ रही हैं, जो विवाद बढ़ता चला जा रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाला समय अयोध्या की जगह पर संभल ही होगा। जिस तरह हम लोग मान के चल रहे थे वो संघ के एजेंडे में भी था। अब से 30-35 साल पहले काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद हम सबको उम्मीद थी कि शायद अब मुद्दा काशी और मथुरा उठे, लेकिन काशी और मथुरा से ऊपर संभल हो गया है और संभल की ये मस्जिद जो है वाकई एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई है, सांस्कृतिक धार्मिक चेतना की पॉलिटिकल केंद्र इसको कह लीजिए या विवादों का एक मरकज मान लीजिए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव तक ये मुद्दा उभरेगा और मुझे लगता है लंबे समय तक अयोध्या की जगह लेगा और इसको, इस मस्जिद को और इस मस्जिद से जुड़ा विवाद सनातन के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। जरूरत इस बात की विपक्षी नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहां के जो सपा सांसद हैं या कोई और मुतवल्ली हो या वहां की आवाम हो, अगर उनको ये लगता है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल फायदा होने जा रहा है, सारे जाति के मुद्दे इसके पीछे गौड़ होते चले जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तो कम से कम इस विवाद को आगे उभरने ना दें, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे कोई भी विपक्ष से हमदर्दी रखने वाला भाई। मैं मनीष जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा जो नावेद जी ने कहा। भैया नावेद जी, आप तो पुराने आदमी हो, जियाउर रहमान बर्क के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या? ये बाबा से तो सीखे अपने, इनके बाबा ने पूरी जिंदगी क्या किया?
वंदे मातरम नहीं कहूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, ये कहते थे ना। मायावती को कोर्निश करूंगा, लेट जाऊंगा उनके कदमों में। मुलायम सिंह की कोर्निश करूंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा। क्यों? बोले इस्लाम झुकना नहीं सिखाता। इस्लाम मायावती और मुलायम सिंह के कोर्निश करने की इजाजत दे रहा है। ये उन्हीं के पोते हैं ना, जियाउर रहमान बर्क। इनका तो सारा चिंतन मंथन वही है, इसके अलावा और इनको क्या आती? कौन से स्कूल में पढ़े हैं? नारे लगाने के अलावा क्या इनके बाबा को आता था बवाल के अलावा? और क्या इकबाल महमूद को आता है? आप तो जानते हो उस इलाके में। क्या ये लोग किसी सामाजिक और आर्थिक विषय पर बोल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं। इनके पास भी वही विषय है, मुतवल्ली टाइप। तो बस ठीक है, फिर तो जोग ही जोग सिंधौरा। मनीष अग्रवाल जी, जफर अली और जियाउर रहमान में दांत काटी दोस्ती थी क्या? जफर अली को जियाउर रहमान की सरपरस्ती हासिल थी, इसीलिए जफर अली भी 2 बटन घोल घूम रहे थे वहां, मस्जिद कमेटी की सरबराह बने थे। अब जब लठ चला भैया कानून का डंडा तो आवाज नहीं करता, लेकिन लगता बड़ी जोर है। तो जफर अली ने कहा अपनी जान बचाओ, उनने कह दिया भाई हमसे तो सब किया, जो कुछ हुआ बवाल वो इनने कराया, बर्क ने। तो बर्क लपेटे में आ गए। आज 4 घंटा बर्क साहब का इंट्रोगेशन हुआ है। क्या बर्क भी जाने वाले हैं वहां जहां जफर अली चले गए हैं? बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था को पालन कराने के लिए सरकार को जो स्टेप लेने की जरूरत है वो सरकार जरूर लेगी और ले रही है। लेकिन पहले जैसा माना जाता था ना कि अयोध्या का मुद्दा 30 साल चला, काशी मथुरा अभी भी चल रहा है। आज सनातन की उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये स्थिति नहीं है कि मुद्दे इतने लंबे चलेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन जल्दी से जल्दी, प्रशासन ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, चार्जशीट में सारे तथ्य रखे गए हैं। इसीलिए आज सांसद जी कह रहे थे कि मैं हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए आया हूँ, संविधान का सम्मान करते हुए आया हूँ। तो संविधान का सम्मान वक्फ बोर्ड में भी करिए ना, जब सरकार ने कानून पास कर दिया है। संविधान सेलेक्टिव नहीं रहेगा, न्यायालय सेलेक्टिव नहीं रहेगा। जब न्यायालय 370 या ट्रिपल तलाक पे बोलता है तो न्यायालय का सम्मान क्यों नहीं होता? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो मिसाल आज पेश हुई है, 8 साल पहली बार कोई मुख्यमंत्री यूपी में शासन कर पाया है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का 8 साल तक उत्तर प्रदेश में लगातार शासन नहीं कर पाया। वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण है कि कानून व्यवस्था का जो राज है, आज यूपी में सिर्फ कानून व्यवस्था ही है जो चारों तरफ यूपी को बांधे हुए है। वरना आप देखिए 24 तारीख को क्या कोशिश नहीं करी गई थी संभल में। अब कोई दंगा क्यों नहीं हो रहा? अब तो उन दंगों में जो पत्थर प्रयोग करे गए थे उनसे थाने बन रहे हैं। रोज एक नए थाने की ओपनिंग हो रही है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। इस बार तो यूपी में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ठीक बात है भाई। डॉक्टर दुबे, हालांकि आपने कहा था कि ईद के बाद हम पूरा एक दुर्धर्ष प्रचंड महाविकराल आंदोलन खड़ा करेंगे रामजीलाल सुमन के सम्मान में। सुमन जी इंतजार करते रहे, ईद बीते कितने दिन हो गए हैं। सिमैया जिसमें बनी थी वो देख धो पोंछ के सूख भी गई। क्या उनके लिए तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है जियाउर रहमान बर्क के लिए आंदोलन करना पड़ सकता है आपको आने वाले दिनों में। क्या? क्योंकि शिकंजा कसता दिख रहा है। नहीं, और आपके लिए आजम खान के बाद बर्क बड़ा चेहरा है। खुद में बड़ा ना भी हो जियाउर रहमान, लेकिन ये शफीकुर रहमान के पोते हैं इसलिए बड़े हैं उस इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? और पूरे उत्तर प्रदेश में बर्क अकेले ऐसे आदमी थे, बल्कि पूरे देश में। दुबे जी शायद आप उतना फेमिलियर ना हो इनसे, इसलिए बस निवेदन किए दे रहा हूं। बर्क पूरे भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मेरे अंदर बाबर की नस्ल का खून है, मैं बाबरी हूं। क्या? तो जो बाबरी वाला है जियाउर रहमान बर्क, मान लो कल को जिधर जफर अली गए उधर ये भी चले गए, तो फिर आप के लिए 2 आंदोलन पेंडिंग हो जाएंगे, एक सुमन जी वाला, एक बर्क वाला। दुबे जी,
देखिए अग्नोत्री जी, जी इस बात का तो जवाब हम बाद में दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कसीदे कस रहे थे, वो निश्चित तौर पर मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हम नहीं बोल रहे, ये देश की सर्वोच्च अदालत बोलती है। ये सर्वोच्च अदालत बोलती है कि यूपी में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, और ये 6 महीने के अंदर दूसरी या तीसरी बार रिपीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, चलो एक, इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए एक और का लोकसभा के अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूं कि देश में हुई 13.13 लाख लड़की महिलाएं लापता, ठीक है ना। और उसके बाद और दिखा देता हूं, उत्तराखंड में एक भी शिक्षक नहीं, 1200, लगभग 1200 विद्यालय। यूपी नंबर 1, ये भी न्यूज आप देख लो, ये हमारी न्यूज नहीं है, आप लोगों की न्यूज है। कहने का मतलब इतना है कि लोग अगर इस तरीके से जो विश्लेषक कहलाए जाते हैं और इस तरीके से गिर जाएंगे, इस तरीके की सरकार वंदना करेंगे, तो ये देश कहां जाएगा? आप लोगों पे ये टिका है देश। अगर पत्रकारिता स्वतंत्रता से नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस देश में सरकारें अपनी मनमानी करेंगी, और जो रियल में जिसको जरूरत है सरकार की, वहां तक वो चीज नहीं पहुंचेगी। अब बात आती है दूसरी, आपने कहा किसने क्या कहा ये मैं नहीं जानना चाहता हूं, और ना मेरे को जानने की जरूरत है, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि वहां की जनता, वहां की जो जनता है, वो अगर वोट देती है, कभी जियाउर रहमान बर्क हो या कोई भी हो, या मोदी साहब हो या योगी साहब हो या कोई भी साहब हो जो MP MLA बनते हैं, उनकी जनता उनको पसंद करके संसद और विधानसभा में भेजने का काम करती है। ये आप अगर इस तरीके से आक्षेप करेंगे कि उन्होंने ये कहा, अगर जनता को पसंद है वो कुछ भी कहें, अगर पसंद है तो वो फिर भी जाएंगे, अगर जनता को पसंद नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अब आप आंदोलन की बात करते थे, हमारी सरकार ने ये, हमारी पार्टी ने ये कहा था कि अगर 12 तारीख का कार्यक्रम ये करेंगे तो उसके एवज में हम भी आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर हम अपने सांसद को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता सबको है। ठीक है, रामजी लाल सुमन ने जो भी बोला, उन्होंने कुछ कोड किया, आपने आंदोलन किया नहीं, ईद निकल गई, आपने आंदोलन किया नहीं। इससे क्या हुआ? 12 तारीख का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं ना, 12 तारीख का क्या, लेकिन 12 तारीख आने से पहले करनी सेना ने विड्रॉ कर लिया। जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे सांसद की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। ठीक है दुबे जी, ठीक। आज भी लखनऊ में 36 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया, भारी भरकम प्रदर्शन किया। क्या आप कह रहे हमने विड्रॉ कर लिया? उस दिन तो आप कह रहे थे कि ईद के बाद ईंट से ईंट बजा देंगे रामजी लाल के सम्मान में। अब रामजी लाल कोने में चले गए। क्या आपके यहां भी बड़ा विचित्र खेल है। अयोध्या चुनाव जीतने के बाद नावेद को याद होगा, अवधेश प्रसाद कह रहे थे उनके गले में एक बार पटका किसी ने डाल दिया जय श्री राम का, तो बोले हमारा नहीं है ये, तो किसी ने डाल दिया, हमारी विचारधारा ये नहीं है राम वाली। अच्छा जी, और मिल्कीपुर हारे तो नंगे पांव दौड़े गए, बोले अल्लाह जल्दी लाओ बता सब पूजा लग करे हैं। अब आगे खड़ के ओम जय जगदीश हरे, क्या और करे हमारे रोम रोम में राम बसाए। कहा रोए रोए में राम। चचा तो इतनी जल्दी बदल गए। कल तक कह रहे थे अयोध्या का नरेश तो मैं हूं, राम कौन? अब कह रहे कि हम तो बचपने से ही राम जी के चेले हैं। ये है बदलाव, अच्छा बदलाव है, मेरी दृष्टि में अच्छा बदलाव है। सपा की दृष्टि में खराब है, अच्छा मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र दुबे जी ने कही, वो बहस लंबी है और कड़वी है। जो उन्होंने कहा वो आधा सच है कि जनता ही जिताती है, नेता दूसरे नेता को नहीं जिता सकता। लेकिन फिर कुलदीप सेंगर को भी जनता ने जिताया था, ब्रजभूषण को भी जनता लगातार जिता रही, धुआंधार जिता रही, बाकी को तो कम जिताती है, धीरे धीरे जिताती है। ब्रजभूषण को तो रॉकेट लॉन्चर की तरह जिताती है। फिर आपने हल्ला क्यों मचाया था? वो नहीं चुन के आए थे, आपने हल्ला मचाया था ना। सेंगर भी तो चुन के आया था। तब जनता की अदालत से चुन के आना एक विषय है और न्याय की अदालत में दोषी होकर जेल जाना दूसरा विषय है। इनको एक साथ नहीं जोड़ो भाई। देखो दुबे जी, जफर अली वकील थे, वो भी जेल गए ना।
अब वो बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए आपके हिसाब से। जियाउर रहमान के ऊपर जो फंदा कस रहा है वो उन्हीं के कारण कस रहा है। और एक बात मैं कहूं सबके लिए, फिर दीपक सोनकर के पास जाऊंगा, ये नया विषय है। मनीष जी आप भी इस पर गौर करिएगा, और नावेद भाई आप भी, राजनीतिक लोग तो अपनी सुविधा से चीज़ों को समझेंगे। ये जो वक्फ का नया कानून आया ना संशोधित होके, इसमें बहुत सारे लोगों की निगाह एक चीज पर नहीं गई या उतनी नहीं गई। क्या? जिस दिन वक्फ का राज्यसभा से पास हुआ उस दिन मैंने एक विस्तृत वो लिखा पोस्ट डिजिटल अपने उस पर कि मैं वक्फ कानून, नए वक्फ संशोधन से क्या समझता हूं। दुबे जी आप भी सुनिए, बड़ा काम की चीज है। क्या? उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे शायद ऐसा नहीं हो, शायद वैसा नहीं। फिर कुछ लोग वो क्या गोरख है क्या है उससे भी पूछे, जो इंटरनेट वाला आजकल चल रहा चुटकुला, उसका लबोलबा बताए दे रहे हैं। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें, ध्यान से सुनिएगा, सारा खेल पलट जाएगा इसके बाद। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ के दायरे से बाहर होंगी। दुबे जी, नावेद शिको, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन है। वक्फ के दायरे से वो इमारतें तत्काल बाहर हो जाएंगी जो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं। जुम्मा मस्जिद संभल उसका एक उदाहरण है। क्या? यहां लोकल लोगों की रंगबाजी खत्म। क्या? एएसआई का स्मारक जैसे चलता वैसे चलेगी ये मस्जिद भी। दुबे जी, ये बड़ा परिवर्तन है, शायद नेता लोग इसको भांप नहीं पाए अभी। बहुत बड़ा परिवर्तन है। खैर, दीपक सोनकर जी, संभल में फिर हलचल हो रही है, लेकिन मैं उस चीज को खोज रहा हूं कि आखिर जुमा मस्जिद को हल्के हाथ से गुपचुप शाही जामा मस्जिद किया किसने, और इसके पीछे मानसिकता क्या? जुमा मस्जिद थोड़ी हल्की लग रही होगी, बोले गुरु उसमें शाही और जामा लगा दो, क्या तो ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद के बराबर टक्कर लेगी, ऐसा है क्या? एक। और दूसरा, जियाउर रहमान वर्क का मसला। क्या जियाउर रहमान वर्क भी जेल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसी परिस्थितियां बन रही हैं? दीपक सोनकर, और आप पर आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप मूल विषयों से ध्यान भटकाने के लिए संभल को लगातार जागृत रखे हुए हैं। दीपक सोनकर, देखिए अमिताभ जी, ये जिस तरीके से लगातार जो मस्जिदों के नाम थे, कैसे उनको बढ़ा करके आगे उनके ऊपर चाहे शाही लगा दो, चाहे बड़े साहब की मजार बना दो, या किसी और बड़े शाहजहां का नाम लिख करके कर दो, ये लगातार चलता रहा है। और जब एएसआई ने उसका नाम जो उनके रिकॉर्ड में था वो आज उनके सामने आ गया। अब ये जांच का विषय है कि किसने उसको बदलने का काम किया, अगर उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और जो एसआईटी ने पूछताछ करी है, भाई जफर जी के साथ उनका क्या कनेक्शन था, बर्क साहब का, वहां के सांसद साहब का, क्या फोन पर पे बातचीतें हुई, किस तरीके से 24 तारीख के दंगे में इनकी क्या भूमिका हुई, ये सारे बिंदु एसआईटी जांच कर रही है। और बात रही बर्क साहब के जेल की, मैं तो ये कहूंगा कि अगर दोषी जफर थे तो जफर भी जेल गए हैं, अगर दोषी वर्क होंगे, शाही होंगे, कोई भी होंगे, मियां होंगे, जिया होंगे, हनीफा होंगे, खलीफा होंगे, जो भी दोषी होगा उसमें वो बख्शा नहीं जाएगा, वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। और हमारे भाई जिस तरीके की अभी चर्चा कर रहे थे, अपने चरित्र को भी उठा करके देख लेते। जो दोहरे चरित्र को हमेशा से समाजवादी पार्टी ने रखने का काम किया और हमेशा से केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम किया। हमें भी याद है उस संभल के बड़े बड़े दंगों को, जहां 180 लोगों को जला करके मार दिया गया, जहां केवल होली के कार्यक्रम में देखा गया था कि होली के अगर ईद मस्जिद के ऊपर 2-3 बूंदें गिर जाती थी तो बड़े दंगे करा दिए गए। आज होली का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध तरीके से हुआ, आज रामनवमी का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध तरीके से हुआ, आज उस कानून व्यवस्था के परिवर्तन करते हुए, बदलते हुए कार्यक्रम को देखते हुए आज किस तरीके से वहां के जो पुराने मंदिर थे, पुराने तीर्थ स्थान थे, सबके सामने जो 68 तीर्थ स्थान है वो सबके सामने निकल करके आ रहे हैं।
ये दोहरे चरित्र को देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ रही है कि समाजवादी पार्टी और यहाँ बैठकर के हमारे चर्चा करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से दोहरा चरित्र को दिखाने का काम करते हैं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए एक पक्ष के हित की बात करना, एक पक्ष के हितैषी की बात करना, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि कौन उन पत्थरबाजों को संरक्षण करने का काम कर रहा था, कौन उन पत्थरबाजों को संरक्षण देने का काम कर रहा था और कौन उनको पत्थर प्रोवाइड कराने का काम कर रहा था। ये सारे तथ्य आएंगे। कोई भी होगा उसके अंदर, चाहे वो जफर हो, चाहे मियां हो, खलीफा हो, कोई भी हो, उसमें दोषी होगा तो जाए। ठीक बात ये सुन के नावेश को भैया दुबई जा रहा हूँ वापस, रोटेशन से आऊँगा, आपका आऊँगा मुझे ख्याल है। नावेश को दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी से लेकर और बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस तक सब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके। अब तक 13 पिटीशन दाखिल हो गई वक्फ पर, क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई पिटीशन दायर नहीं की। क्यों? हर पार्टी ने की है। टीएमसी ने की, आरजेडी ने की, डीएमके ने की, अगलू ने की, बगलू ने की, सबने की। कांग्रेस ने किया, सपा ने नहीं किया। क्यों? एक। और दूसरा विषय कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए कल जियाउर रहमान बर्क भी अंदर चले गए, ठीक, अच्छे अंदर चले गए, तो फिर ये तो अभी क्या है। तो जब आजम खान अंदर गए और अंदर ही रह गए, पूरा परिवार अंदर बाहर हो गया, उन पर सैकड़ों मुकदमे लग गए, सब बर्बादी का आलम हो गया, तब भी सपा ने उनके लिए भी कोई आंदोलन तो चलाया नहीं। आजम खान की शिकायत ही रही। क्या बर्क के अंदर जाने के बाद सपा बर्क के लिए कोई आंदोलन चला पाएगी? आंदोलन रामजीलाल के लिए भी नहीं चलाया घोषणा करने के बाद। लेकिन बर्क की स्थिति क्या होगी? चूंकि मुसलमान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम घनत्व के कई इलाके हैं, तो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रह सकती है नावेशी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होती है इस तरह का जब कोई मामला होता है कि अगर वो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मामला जैसे कोई बन गया है और उसमें वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनका कोई जमीनी संघर्ष होता है, तो इस बात का हालांकि सपना ही लोगों का रहा है, समाजवादी पार्टी जमीनी संघर्ष में नजर नहीं आ रही। जैसा कि आपने कहा कि सुमन वाले मामले में भी उन्होंने कहा था, इससे पहले जाति जनगणना पर भी कहा था अखिलेश जी ने कि वो बाकायदा इसकी यात्रा निकालेंगे। इससे पहले तमाम इस तरह के मुद्दे आए जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से जमीनी संघर्ष की बात कही गई, आंदोलन की बात कही गई, लेकिन नहीं हुआ। जहां तक हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हैं, चाहे बर्क अगर गिरफ्तार होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे से जुड़ा हुआ ही पहलू होगा, क्योंकि दंगा वहां सांप्रदायिक हुआ था और उस दंगे के आरोप में वो अरेस्ट होंगे, अगर होंगे तो, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, या एक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये मामला क्या है कि समाजवादी पार्टी का काम है जाति की राजनीति को आगे बढ़ाना सफलता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का काम है धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी के पास में आज संबल है, उसमें कभी नहीं, लेकिन नावेद बाबू एक मिनट, अगर जियाउर रहमान अगर जेल गए और समाजवादी पार्टी उनके लिए नहीं उतरी, तो 70% मुस्लिम आबादी वाले संभल में तो स्थिति बड़ी खराब होगी, मैसेज बड़ा खराब जाएगा। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के पास में एक उनका अपना उन्होंने एक व्यवस्था की थी, एक पॉलिटिकल वकील हैं जिनका नाम है सिब्बल जी, और बहुत बड़े वकील हैं वो। ज्यादातर वो इस तरह के मामलों में वही सामने आते हैं, और उन्होंने ये वक्फ वाले मामले में भी याचिका की है। और समाजवादी पार्टी दबी जबान में ये कह देती है कि अगर सिब्बल साहब याचिका दाखिल कर रहे हैं या किसी के बचाव में जाते हैं या सपा सांसद के बचाव में जाते हैं, तो एक अंडरस्टूड बात होती है कि समाजवादी पार्टी ने उनको हायर किया था, इसीलिए राज्यसभा भेजा था कि इस तरह के मामलों को लेकर वो सामने आए, और पार्टी खुल के सामने भी ना आए, और उनके द्वारा बनाए गए राज्यसभा सदस्य बनाए गए, राज्यसभा भेजे गए सिब्बल साहब कई मामलों में आए, आजम खान के मामले में भी आए, ये जो वक्फ की याचिका भी आई। तो अंदर खाने में समाजवादी पार्टी ये संदेश देती है कि सिब्बल साहब भी हमारे ही हैं, उनका अस्तित्व राज्यसभा में है, वो मेरी वजह से है जी। ये कुल मिला के सिब्बल को ही समाजवादी मान लीजिए। नहीं, सिब्बल को समाजवादी नहीं मान सकते, मुसलमान नहीं मान रहा है ना, हमारे मानने से क्या होगा।
क्योंकि सिब्बल तो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ के वकील हैं भाई, उनके वकालतनामा आप दस्तखत हैं उनके, अरशद मदनी के, कैसे मान लेंगे? पूरे देश भर में सिब्बल कोई मुकदमा लड़ेंगे, सपा का टप्पा लग जाएगा मुफ्त में, ऐसा थोड़ी ना होता हमारे ना। सिब्बल तब भी मुकदमा लड़ते थे जब सपा के उससे नहीं गए थे राज्यसभा, और आगे भी लड़ेंगे राज्यसभा समाप्त हो जाने के बाद। वो बात अगर सपा ऐसा सोच रही है तो ठीक नहीं सोच रही क्या? वो तो सब तरफ से लड़ते हैं, लालू यादव से लेके सब तरफ से लड़के कहीं भी। और मान लो उनको भाजपा का भी कोई नेता हायर कर ले, मना थोड़ी ना करेंगे, वो उसके लिए लड़ जाएंगे, तो उसको भी सपा की मान लें। अभी दीपक सोनकर पेमेंट करने की स्थिति में हो तो सिब्बल साहब को हायर कर ले अपने किसी मुकदमे में, क्या वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी चले जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अपीयरेंस दे देंगे, तो उसको सपा का मान ले? नहीं ना। जैसे ए राजा ने पिटीशन फाइल की है, जैसे जावेद ने फाइल की है कांग्रेस में, इमरान प्रतापगढ़ी ने की है, ये राजनीतिक लोगों ने पिटीशन फाइल की है पार्टियों से, नावेद भाई ना। सिब्बल से नहीं चलेगा काम ना 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 ना। अगर ऐसी सोच है सपा की तो मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ में है। मनीष अग्रवाल, जो बात नावेद ने कही वो बात प्रैक्टिकल है कि सपा के साथ ये दुविधा रहती है कि अगर एग्रेसिव एम फैक्टर के साथ चले जाएं एग्रेसिवली तो काउंटर पोलराइजेशन उनको ले डूबेगा, और नहीं जाए तो मुसलमान नाराज। अब संभल का मुसलमान तो ये कह रहा है कि भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख आदमी का एक प्रदर्शन हो जिया के पक्ष में ताकि दबाव बने, लेकिन प्रदर्शन तो रामपुर में आजम खान के लिए नहीं हुआ, जिया के लिए कैसे होगा? मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये वो वाली सपा नहीं रही जिसको कभी पहले मौलाना वाली कहा जाता था, जब राम मंदिर पे खुलेआम गोली चलवाई गई थी। आज वो तीव्रता नहीं रही। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के संग ये समस्या है कि उनके पास खुल के अपना उद्देश्य नहीं है व्यक्त करने को। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो उसको सेटबैक मिला, उसके बाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल अपनी लाइन लेंथ दशा बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम किस दशा में आगे बढ़ेंगे, कैसे राजनीति करेंगे, कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है। चाहे वो संभल का प्रकरण हो या मथुरा का हो या काशी का हो। आप जो एएसआई वाली बात कह रहे थे वो पॉइंट मैंने आपके एक्स पे पढ़ा था और लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन उसी के तहत ये एक नाम नहीं है। अभी आप देखिएगा भारत में ऐसे बहुत से नाम बदले जाएंगे, जो एएसआई के पास जो नाम रजिस्टर्ड होगा वही बोर्ड हमें देखने को मिलेंगे। सरकार अगर कोई कानून लाई है तो सरकार उसका पालन कराएगी, और समाजवादी पार्टी आज ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि वो किस तरफ जाए, वो पीडीए के तरफ जाए, वो मुस्लिमों के साथ जाए या वो हिंदुओं के साथ आए। यही पशोपेश है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। आप देखिए बहुत से नेताओं ने खुल के वफ के खिलाफ, कानून पास कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या ये लोग राम मंदिर के लिए गए थे इतना खुल के? क्या ये लोग उस समय कोर्ट में गए थे कि राम मंदिर का केस एक्सपेडाइट करा जाए? यही कपिल सिब्बल वहां खड़े होकर डिले कर रहे थे कि इसका जजमेंट ना देने दिया जाए, वरना ये जजमेंट यूज करा जाएगा कल को चुनावों के लिए। तो इन लोगों ने राजनीति को इस दशा पे लाके खड़ा कर दिया था कि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करते थे, उसके लिए ही जाके खड़े होते थे, और आज ये वो राजनीति नहीं कर पा रहे। ठीक मनीष भाई। दुबे जी, क्या पशुपेश जैसी कोई स्थिति है? क्योंकि वक्फ पर उम्मीद दी जा रही थी कि धर्मेंद्र यादव या रामगोपाल जी या शिवपाल जी, इनके दस्तखत से कोई पिटीशन फाइल होगी ताकि एक मैसेज रहे और हमारे भी एक झोला हम भी रख दे सीट पर, क्या जैसे बाकी दलों ने रखा, ताकि सनत रहे कि भाई हम भी थे मुकदमा करने वाले में, अकेले कांग्रेस नहीं थी क्या। और कांग्रेस आप सबसे आगे निकल गई। राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ था तब तक तो उसने पिटीशन टाइप करा के रख ली थी, इधर पास हुआ उधर ठोक दी, राष्ट्रपति का भी इंतजार नहीं किया। आप ऐसा नहीं किए, एक। और दूसरा, आजम खान का उदाहरण सामने है तो बर्क की वैसे हिम्मत वो हो रही होगी नहीं भाई। आजम खान जैसे बड़े नेता के लिए भी समाजवादी पार्टी सड़क पर नहीं उतरी तो बर्क ये तो सोच ही रहे होंगे कि हमारे लिए कहां तक उतर पाएंगे और कितना उतर पाएंगे। ये दुविधा है दुबे जी। नहीं, जैसे कांग्रेस में एक दुविधा थी कि गांधी परिवार वक्फ पे नहीं बोलेगा, तो उसने अपने को बचा लिया। श्रीमती सोनिया जी
प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी तीनों ने अपने को बचा लिया, बोले हम नहीं बोलेंगे। क्या इमरान बोलेंगे, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, गोगई, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन मुकदमा तुरंत ठुकवाया। आप में अखिलेश जी बोले तो, लेकिन मुकदमे की दौड़ में आप पीछे रह गए जानबूझ के। दुबे जी नहीं, देखिए कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले ही स्टेटमेंट आ गया है कि जो लोग ये लोग कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। इसलिए वो ही पिटीशन बार बार एक लोग करें या 10 लोग करें उसका कोई मतलब नहीं होता है। और अमिताभ जी आपने भी देखा होगा कि जो एक बार संसद से पास हो जाता है फिर बहुत ही रेयर हो सकता है। और ये तो स्टेटमेंट भी आया है जो माननीय संसद के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी, सरकारों की भी तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं हो जाती है, क्योंकि भाई जो संसद ने कानून बना दिया वो फाइनल हो गया। तो ये ठीक है अब, लेकिन कर रहे एक होप है, एक लोकतंत्र में आशा रहती है कि चलो भाई हम एक न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय क्या जजमेंट देता है वो है। लेकिन न्यायालय भी बना हुआ है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 101%। खैर अभी एक चीज और मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी डींगे हाँकते थे और बड़े अपने आप को लोग दिखा रहे थे कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की मर्यादा क्या है। मैं अमिताभ जी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इटावा में एक बार कवि सम्मेलन था। आप मानोगे नहीं, नेताजी उस कवि सम्मेलन में शामिल थे। तो एक कवि ने अटल जी का नाम सिर्फ अटल बोल दिया था, तो नेताजी ने खड़े होकर विरोध किया था। उन्होंने बोला है तुम इस तरीके से नाम नहीं ले सकते हो, इसको बंद करो। यानी कि आप सोचिए कि पहले किस तरीके की व्यवहार होता था, एक मान सम्मान दिया जाता था। और आज की जो कैटेगरी है, इनकी लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए रिसेंटली इनकी जो मुख्यमंत्री दिल्ली की किस तरीके से बेहुदा बात करते हैं। आज आपके चैनल पे हम भी उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, महिला है तो क्या हुआ, लेकिन हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारी एक मर्यादा है, वो एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये तो कभी ना सिखाए कि हम क्या हैं, अपने आप गिरेबान में झांको कि तुम क्या हो। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो अभी 3-4 पॉइंट आपको दिखाए थे, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। अरे पहले सुनिए, दीपक जी जी, दुबे जी, हमने आपको दिखाया था कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा बोलती है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपने देखा होगा ना तो राजनीतिक विश्लेषक ने उस पर एक टिप्पणी की और ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। क्यों भैया, आप भी तो यही हो ना, आप भी सुप्रीम कोर्ट की सब बात मानते हो, तो ये भी तो देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या आपको बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता का अहंकार करना ये अच्छी बात नहीं है। किसी दिन इसका भी एक पीक पॉइंट आएगा, और जब इसका पीक पॉइंट आ जाएगा तो आपको भागते हुए वो बोलते हैं ना कि लंगोटी भी नहीं बचेगी। इसलिए बड़े संयम से काम करो। ठीक है, तुम्हारा टाइम है, तुम कुछ भी चेंज करो। समझ गया दुबे जी, समझ गया। दीपक सोनकर जी, दुबे जी कह रहे लंगोटी संभाल के रखो, क्योंकि भागोगे तो लंगोटी भी नहीं बचेगी। अब मामला लंगोटी पे आ गया है। संभल से चलते चलते बक्फ गली से होते होते लंगोटी वाली गली में आ गया। बताओ भैया, लंगोटी में डबल गांठ मारो। देखिए बचेगा किसका क्या, ये तो जब न्यायालय कमेटी जो एसआईटी पूरी जांच दे करके आएगी और बड़े बड़े लोग जब जेल जाएंगे, जब भीतर हो जाएंगे, तब पता लगेगा किसके पास क्या बचा है। जो लोग उनकी पैरवी कर रहे थे, जो एक्स पे खूब सारा लिख रहे थे, जो हमने देखा है बहुत सारा लिख रहे, किसके लिए लिखेंगे एक्स पर? जो हमारे देश के, माने आप समझिए हमारे देश के ऐसे लोगों को जो सनातन परंपरा को हमेशा तो करने का काम किया, उनके लिए एक्स पर लिखने का काम करेंगे तो लंगोटी किसकी ढीली है? वो तो सब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। हमारे दुबे जी अभी बात कर रहे थे, इनको ये सोचना पड़ेगा कि आप न्यायालय के उस आदेश को पालन करते हो क्या? आप जनता के उस आदेश को पालन करते हो क्या? आप तो आदेश को किसको पालन करोगे? जो आपकी सुविधा अनुसार होगा। भाई यहाँ हम चुनाव जीत गए, वहां ईवीएम खराब नहीं है, और जहां चुनाव हार गए वहां ईवीएम खराब है। न्यायालय के उस आदेश को हम नहीं मानेंगे। जो मस्जिद के अंदर सड़क पर लोग नमाज पढ़ते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? जो इनके हिसाब से होगा उसको।
तो ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि कौन कितने हिसाब से पढ़ता है। और आप अपने पहले गिरेबान में, आपने बहुत अच्छी बात कही, अपने गिरेबान में जाग करके देखिए। आपने इटावा के उदाहरण को देने को कहा, इटावा का उदाहरण एक और देख लीजिएगा। जब 2015 के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर की कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई, और आप शब्दों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से भी पूछ लीजिएगा कि हिंदू परंपरा को कौन से शब्दों से वो प्रयोग करते थे, संतों को किन शब्दों से प्रयोग करते थे, हमारे मंदिरों के अंदर किस शब्दों से प्रयोग करते थे। जरा अखिलेश यादव जी से भी पूछ लीजिएगा, उनको भी सिखा दीजिएगा कि राजनीति में शब्दों का महत्व बहुत है। और आपने मुलायम सिंह जी की बात करी, सज्जन मुलायम सिंह जी नेताजी की, ये उन्हीं के भी वही शब्द थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये भी शब्द उन्हीं के थे। ये शब्दों की राजनीति की बात अगर समाजवादी पार्टी ना सिखाए तो बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने हमेशा से संतों को गाली देने का काम किया हो, सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करने का काम किया हो, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करने का काम किया हो, हमेशा किसी भी नेता के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करने का काम किया हो, वो समाजवादी पार्टी शब्दों के हितैषी बनाने का काम ना करे। जिसके खुद के कुर्ते पर खूब सारे इंकों के दाग है, वो दूसरे दागों को चुनाने का काम ना करे। ठीक है, ये तो इसके दाग अच्छे हैं, उसके दाग खराब है, मामला यहाँ पर आ गया। मैं एक कॉमन सवाल चारों मित्रों से छोटी छोटी टिप्पणी चाहूँगा। मनीष अग्रवाल, देश भर में जितने भी इमारत हैं, वक्फ कानून है, इसलिए जितनी भी मुस्लिम धार्मिक इमारतें हैं पुरानी 100 साल से ज़्यादा जो ASI के अधीन हैं, या दरगाहें या और चीज़ें या स्मारक, उन पर ये विधि जो कानून पास हुआ है, ये कानूनी व्यवस्था करता है कि ASI द्वारा संरक्षित स्थायी संपत्तियां, उन पर सर्व स्वामित्व तो ASI का ही रहेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें वक्फ का हुक्मनामा नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें थी, जो भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी थी अपने नाम से ASI की चीजों को, उसको उन्हें सरकार को वापस करना पड़ेगा। और अमिताभ जी, इसमें एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि जब अंग्रेज भारत को आजाद करके गए तो सारे देश की संपत्ति तो अंग्रेजों के कब्जे में थी। तो क्या ये उससे भी पहले की संपत्ति, 400 साल पहले की संपत्तियों के कागज लेके आए थे बाबर के जमाने के? क्योंकि अंग्रेजों के बाद सारी संपत्ति वो भारत सरकार को हैंड ओवर करके गए थे, तो ये इनके पोजीशन में कहाँ से आ जाती है? इनके पास कौन से कागज है? ठीक है, मैं एक लाइन के, अमिताभ जी एक लाइन का मैं दुबे जी को जवाब दे दूं। दुबे जी कह रहे थे, तो क्या गायत्री प्रजापति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था वो आज तक जेल में है? दुबे जी गायत्री प्रजापति वाले का भी सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट का या नहीं करेंगे? ठीक है नावेद भाई, वही मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी कि ASI द्वारा संरक्षित इमारतें किसी अन्य व्यवस्था के अधीन नहीं रह सकती, वक्फ के अधीन नहीं रह सकती। नवेद जी, इसका व्यवहारिक असर क्या होगा पूरे देश में? जाहिर सी बात है कि पुरातत्व विभाग के अधीन होगी तो उसके पास सारे अधिकारी भी होंगे, चाहे फिर उसके दुकान कोई गिरोह नहीं बेच पाएगा, कोई समूह नहीं बेच पाएगा दुकानें, नहीं कोई ना कोई वहां मॉल बनवा पाएगा, ना सिनेमा चलवा पाएगा, ना होटल खोल पाएगा। नहीं, वो देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं, और ये जो नियम है और उसको पूरे तरीके से अपने अंडर में पुरातत्व विभाग इसको ले लेगा और पूरे राइट्स उसी के होंगे, इस बात को लेकर तो मुस्लिम समुदाय को खुश होना चाहिए है। क्योंकि एक बड़ी सरपरस्ती, एक बहुत बड़ी देश की संस्थान, उसकी वो कम से कम वो बिक नहीं पाएगी, उसकी लूट नहीं मच पाएगी, उसको खोद के दुकानें बेचने का धंधा नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से भारत सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी जिसका काम ही देखरेख करना और जिंदा रखना और उसके जो स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना इतना महत्वपूर्ण काम है। तो मैं समझता हूं कि इस पर तो मुस्लिम समुदाय को या किसी भी समुदाय की धार्मिक स्थल अगर पुरातत्व विभाग के अधीन आता है या उस पर मोहर लगती है तो इस पर तो बड़ी खुशी होना चाहिए। भाई, मैं दुबे जी से यह प्रश्न लूंगा, दुबे जी क्या स्थिति बनेगी? दुबे जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। जी, मैंने पूछा ASI के द्वारा संरक्षित इमारतों में किसी दूसरे की दखल नहीं होगी, मतलब सरपरस्ती किसी दूसरे की नहीं हो सकती कि जफर अली की है कि मुश्ताक अली की है। ASI मतलब ASI,
बाकी सब बाहर देखो रहो। अग्नोत्री जी आपने भी देखा होगा कि हमारे जो हिंदुओं मंदिर हैं कितनी सरकार उन पे कब्जा किए बैठी है। ये एक और बिल ले आए जिसमें जितने भी धार्मिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी उनके धार्मिक स्थल हैं सब पे अपना कब्जा जमा दें और बोले कि अब जो यहाँ होगा वो सरकार जो करेगी वो ही होगा। ये कर दो ना, खेल खत्म हो जाए। ये रोज रोज का झगड़ा और फसाद सब खत्म कर दो ना। आप ठीक है यही दुबे तो जी, चाहते ठीक है। हैं मैं कि एक टिप्पणी देश को दीपक तरक्की सोनकर से, नहीं, ठीक है दुबे महंगाई भाई, नहीं दीपक सोनकर वही प्रश्न आपसे, एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत अब केवल और केवल व्यवहारिक रूप में भी एएसआई द्वारा ही संचालित होगी। अभी तक लिखा कुछ था, होता कुछ था। जैसे संभल की ये मस्जिद, इस मस्जिद में एएसआई की टीम को घुसने नहीं दिया जाता था। कागज पर ही एएसआई के कंट्रोल में थी, क्या प्रैक्टिकली एएसआई का आदमी घुस नहीं सकता था इस मस्जिद में। दीपक सोनकर, देखिए अमिताभ जी, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिस तरीके से जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो भी हमारे पुरातन इतिहास के केंद्र हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, उनको संरक्षण करता है। और जिस तरीके से वक्त में लोगों ने उन बिल्डिंगों को तोड़ करके अपने मॉल बना लिए, अपने व्यापार के केंद्र खोल दिए, बड़ी बड़ी दुकानें बना ली, आज उनको समस्या। और ये तो बहुत अच्छी बात है उन भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, कि जो उनकी मंदिर को आज सुरक्षित करने के लिए पुरातन भारतीय पुरातत्व ने संरक्षण देने का काम किया है। और 12 नियम भी जो सारे देश में एक साथ नियम चलने वाले होंगे, जो पुरातत्व के नियम होंगे, जो संरक्षण एएसआई के नियम है, उसी के हिसाब से सारी मस्जिदें और सो भी होंगे उसके हिसाब से चलेंगी। एक मैं वो देख रहा था नावेद बाबू कि एक कोई सज्जन खोज कर लाए, शोध करके, कि मुगलों के द्वारा बनवाए गए 5 इमारतें, हालांकि मुगलों ने बनवाई नहीं बनवाई डिबेटेबल सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि मुगल जहां से आए थे वहां वो अपने रहने का एक जनता फ्लैट नहीं बना पाए हैं, और यहां आके इतनी वास्तुकला सीख गए, वो विषय अलग है। लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए 8 साल में उनसे भारत सरकार को मिला, 8-10 साल में, है ना, 500 करोड़ ऐसा वो आंकड़ा लाए एक मुस्लिम विद्वान और सोशल मीडिया पर डाला। तो मुझे लगा कि इस कंपटीशन में तो नहीं पड़ना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अकेले अयोध्या के रामलला के मंदिर ने 400 करोड़ रुपया 1 साल में भारत सरकार को दे दिया टैक्स का। नहीं, अकेले एक ने। मैंने काशी की तो अभी बात ही नहीं की, मथुरा की नहीं की, पद्मनाभ मंदिर की नहीं की, तिरुपति देवस्थानम की नहीं की, वैष्णो देवी की नहीं की, इसलिए तो मैच नहीं। और कोई धार्मिक स्थल, क्या कोई मस्जिद भारत सरकार को आय दे रही है? नहीं ना। लेकिन काशी विश्वनाथ दे रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, भारत सरकार को भी। मस्जिद तो नहीं दे रही। जामा मस्जिद दिल्ली बुखारी परिवार को आय दे रही है, न दिल्ली की सरकार को दे रही, न हुकूमत हिंदुस्तान को दे रही। यह अंतर है, ये समझिए, यह अंतर समझिए और स्वीकार करिए इस अंतर को। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें हर सूरत पर परिवारवाद, गुंडई, प्रॉपर्टी डीलिंग वाला एटीट्यूड, इस टाइप के जितने तत्व हैं इनसे सुरक्षित होनी चाहिए, उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। और एक बात आज मान लें तो अच्छा, नहीं तो कल मानेंगे, नहीं तो परसों मानेंगे हम सब लोग। ये जितनी इमारतें हैं ना, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये बाबर की है, ये औरंगजेब की है, ये सालार की है, ये गाजी की है, ये चंगेज खां की है, ये मंगेज खां की है। नहीं, निकाल दीजिए। सब कुछ भारत का है। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ दुबे जी, ट्रांसफर ऑफ पावर जब अंग्रेज और भारत के बीच में हुआ, जब वो अपना बोरिया बिस्तर समेट जाने लगे, तो
उस दस्तावेज में कुछ भी छूटा नहीं है। एक बाउंड्री का उल्लेख है, इस बाउंड्री के भीतर भारत है और जो कुछ भारत है वो सब कुछ भारत सरकार में निहित हो गया। क्या पहली मिल्कियत भारत सरकार की हो गई, उसके बाद फिर निजी और सरकारी स्वामित्व बाद का में है नीचे। क्या ऑन द टॉप एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नावेद जी गलत तो नहीं कहा? इसी पर दस्तखत हुए थे, यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर था। तो ये जो टोन है ना कि वो 800 साल हमने हुकूमत की, अरे भाई वो बीत गई बात। अतीत के उस जंगल से बाहर आ जाओ, उसमें अब कुछ नहीं रखा। गन्ना पेर लिया, पहले सादा गन्ना पेर लिया, फिर उसमें नींबू डाल के और चला लिया, फिर पुदीना डाल के चला लिया। अब चौथी बार क्या डाल के चलाओगे? अब कहां बचा उसमें? कुछ बचा रस नहीं ना, खत्म हो गई बात। मैं फिर कहता हूं कि जो रहस्योद्घाटन संभल में हुए, इसका मतलब नहीं वो किस पार्टी की सांसद है जियाउर रहमान वर्क, लेकिन अगर जफर अली सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि इस पूरी हिंसा के पीछे संभल की जियाउर रहमान वर्क ही मास्टरमाइंड थे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? सांसद ये काम करे, वहां तो आग और बड़ी लग सकती थी। ये तो प्रशासन की तत्परता थी कि चलो काबू कर लिया। जफर अली ने कहा है कि हमको फोन करके कहा जब हिंसा हो गई जियाउर रहमान वर्क ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तुम तुरंत, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो कि तमंचों से पुलिस ने गोली मारी और लोग मार दिए। जफर अली कह रहे हैं। यह अपराधियों जैसी मानसिकता, यह अपराधियों जैसा प्लॉट बुनना, ये ठीक नहीं। ये लोकतंत्र के चेहरे हैं, नुमाइंदे हैं, और इनका काम ये। अब हो सकता है जफर अली सोचा हो कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जेल में रहें और तुम यहां कीमा और गोश्त खाओ, ये नहीं चलेगा, तुम भी आओ। जफर बुला रहे हैं, जिया को आना होगा, ऐसा कुछ गाना बज रहा संभल में। लेकिन एक बात जान लीजिए, भारत में सह अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं, लेकिन भारत अब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम कभी भारत पर शासन करते थे, इस नाते हम कुछ अलग हैं। नहीं, आप सोच सकते शफीकुर रहमान बर्क जैसा नेता, इनके बाबा, जो कहता था कि मेरा खून हिंदुस्तानी नहीं, मेरा खून तो बाबरी खून है, वो हिंदुस्तान की संसद में रहे। ऐसे लोगों के साथ समस्या पैदा होती है, वहां से विघटन का बीज पड़ता है, वहां से अलगाववाद को हवा मिलती है। मैं फिर कह रहा हूं, संभल देवोत्थान का नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र। मेरी बात को लिख कर रखिएगा, आने वाले समय में इस बात की सत्यता सिद्ध हो जाएगी। सनातन के पुनरुद्धार का नाभि केंद्र संभल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद
स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।